जो है 12th क्लास के लिए कविता अगली है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म जो है 1492 में हुआ था। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बस इमेजिन की गई है। आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1492 में अमेठी उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहाँ पे जो है माना जाता है निकट जायस के रहने वाले थे। जायस नाम की जगह है जिसकी वजह से इन्हें आगे चल के जायसी कहा गया, इसीलिए वो जायसी कहलाए। वे अपने समय के सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते हैं। फ़कीर बेसिकली घूम घूम कर जो है गाते बजाते थे, कविताएं बोलते थे और जो है दान के सहारे अपना जीवन बिताते थे। उन्हें सैयद अशरफ या शेख बुरहान को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। दो गुरु इनके रहे हैं, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। ठीक है, इसके आगे जायसी की अगर मैं बात करूँ तो जायसी जो है प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है कि जो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें जो है सूफ़ी कवि जो है वो क्या थे, प्रेम मार्गी शाखा थे। प्रेम को ही ज़्यादा महत्व देते थे, इश्क पे बल देते थे और इश्क किससे, अल्लाह से होना चाहिए, है ना। तो ये जो है सूफ़ी जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये उसी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे बड़े कवियों में से एक है। और इनकी एक रचना है जिसका नाम पद्मावत है। ये प्रेम आख्यानक मतलब प्रेम की कहानियाँ, ठीक है, परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य ऐसी कविता को कहा जाता है जिसमें एक ही स्टोरी आगे कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, भारतीय लोक कथा पर आधारित है। भारतीय लोक कथा जो है, लोक कहानियाँ जो है गांव घरों में प्रचलित होती हैं, उस पर आधारित है। इसे प्रबंध काव्य में सिंघल देश, इसमें क्या कहा गया है, सिंघल जगह की देश की जगह के जो है राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कहानी है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो मीनिंग निकलेंगे। पद्मावती जो है वो उस अल्लाह का जो प्रतिनिधित्व करेगी और रत्न सेन जो है वो मनुष्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो रत्न सेन है वो पद्मावती को हासिल करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को जो है पार करता है, अर्थात आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको बहुत सारी जो दुनियावी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना होगा, दुनिया की मोह माया को त्यागना होगा, यही दिखाया गया है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन किया। लौकिक मतलब इस लोक का, ठीक है। इसमें राजा जो है रतन सेन वो पद्मावती से प्यार करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए सारे कर्म कांड करते हैं जितनी भी उनसे हो सकता है। और इसके जरिए अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास है। परोक्ष सत्ता या अलौकिक कौन है इसमें, पद्मावती है, जो बिल्कुल ईश्वर की जो है वो अवतार मानी जाती है और उसको प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना है। और वो कौन करेगा, वो एक आम इंसान रतन सेन करेगा। ठीक है, आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का पुट है, रहस्य का जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग डबल मीनिंग यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। ठीक है, रहस्यवाद है जहाँ पे जो है ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए ही प्रेरणादायी है। इसके आगे चलेंगे। अगर मैं इसकी शैली की बात करूँ तो फारसी की मसनवी शैली में ये पूरी जो है कहानी रची गई है पद्मावत। इसकी जो कथा है, कहानी है, कई सर्गों जिसे अध्याय कहा जाता है, चैप्टर्स कहा जाता है हमारी भाषा में, उसमें बांटी गई है। बराबर ही बटी हुई नहीं है लेकिन बराबर चलती रहती है। कंटिन्यू जो है ये जो कहानी है एक फिल्म की तरह जो है आपके सामने पेश होगी। स्थान स्थान पे शीर्षक के रूप में घटनाओं प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। स्थान स्थान पे जो है शीर्षक जो है टाइटल दिए गए हैं अलग अलग। जायसी इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली, मतलब अगर आप आगे जो है पढ़ोगे जो कविताएं हैं उसमें क्या देखोगे कि ऊपर जो है चौपाई है और दो लाइनों का दोहा जो है दे रखा है। तो दोहा चौपाई शैली का इन्होंने अपना प्रयोग किया है। और भाषा की बात करूँ तो ठेठ अवधी है। अवधी भाषा जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो भी अवधी भाषा में है। काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ है, गंभीर है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन है, जो आम जीवन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें उन्होंने ली है, उससे उदाहरण लिए हैं। उपमा, रूपक, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सब का प्रयोग जो है इन्होंने अपनी जो कविता है वो उसमें किया है। लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, एक नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करते हैं। जायसी की अगर मैं दूसरी कृतियों की बात करूँ तो पद्मावत के अलावा अखरावट है, आखिरी कलाम है, और इसमें जो है सबसे फेमस जो है पद्मावत जो इनकी कहानी है उसको मिला है। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो उसमें पद्मावत की जो कहानी है उसमें पद्मावत से जो 12 मासा है, 12 मासा मतलब 12 महीने, जो 12 महीने की जो तकलीफ़ें हैं वो भी किसकी, विरहिणी की, जो रत्न सेन की पत्नी होती है नागमती, वो उससे दूर होती है। तो नागमती का जो विरह है, जो दुख है, जो दूरी की तकलीफ़ है, उसको 12 महीने में कैसे वो जीती है, कैसे व्यतीत करती है, उसको क्या कहा गया है, 12 मासा कहा गया है। ठीक है, कि कुछ अंश दिए गए हैं, सारे नहीं दिए गए, कुछ अंश दिए गए हैं। आई थिंक 3 या 4 पद होंगे आप में। प्रस्तुत पाठ की कवि में नायिका नागमती की विरह का वर्णन किया गया है। कवि ने शीत अगहन पूष माह में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है, जो सर्दियों का मौसम होता है।
उसका वर्णन इसमें बहुत अच्छे से किया गया है और उसी को आधार बना के उसके जो विरह है उसमें और कितनी तीव्रता आती है, कितना और ज़्यादा दुख बढ़ता जाता है इस मौसम की वजह से, वो बताया गया है। प्रथम अंश में मतलब पहले पद में वियोग में नायिका विरह अग्नि में जल रही होती है और भंवरे और काक को ये बताती है कि उसके जरिए संदेश भिजवाती है कि उस धुएं से हमारा रंग काला हो गया है। द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने लगता है, वियोग से हृदय कांपने लगता है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह के शंख के समान हो गई है, एकदम पतली सी जो हो गई है। तीसरे अंश में माघ के महीने के जाड़े में वो कांपती हुई रहती है। विरह दशा का वर्णन है, वर्षा होना और पवन का बहना और ज़्यादा उसके जो विरह है, जो तकलीफ़ है, वो और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, उद्दीप्त करता है। जिसे अगर मैं बात करूँ हिंदी के रसों की, तो उद्दीप्त करना, उसकी जो फीलिंग है, जो दर्द है, वो और ज़्यादा बढ़ा देना। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को और चौगुना कर देते हैं और उसके दुख को भी। सभी फाग खेल रहे होते हैं। फाग अर्थात होली का सीजन आ गया। ठीक है, फागुन मास की होली वो खेलते हैं, परंतु नायिका किस में तड़प रही है? विरह में तड़प रही है। आगे चलते हैं, इसके पदों की बात करते हैं। 12 मासा सबसे पहला है अगहन देवस घटा निशिबड़। जब अगहन का महीना शुरू हो जाता है, सर्दियों का महीना शुरू हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? देवस घटा, दिन घट जाते हैं। देवस मतलब दिन, घट जाते हैं। निशी रात जो है बाढ़ी मतलब बढ़ जाती है। दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती है। इसका मतलब क्या है? उसका दूभर दुख, दूभर मतलब दुगना दुख हो गया, दुख सहना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। सो जाए किमिकाड़ी, इसका मतलब है कि कैसे, सो जाए किमिकाड़ी, कैसे सहा जाए, इतना दुख हो गया है, दूभर हो गया है, उसको सहना एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि छोटे दिन और बड़ी रातें होने लगी है। रात अब धनी देवस बिरह बाप राती। अब क्या हो गया है? दिन जो है एक तरीके से पूरा दिन क्या अपने एक तरीके से, अब धनी देवस विरह बाहर आती, इसका मतलब है दिन जो है वो अपने दोस्तों के साथ किसी तरीके से बिता लेती है, लेकिन विरह बाहर आती, रात तो पूरी विरह से जो है उसकी कटती है, दुख में कटती है, जहाँ पे वो अकेले ही रह जाती है। रात को तो उसके पास कोई नहीं होता है। जरे विरह जो दीपक बाती, और रात का जो विरह है वो कैसे है? ऐसा लगता है कि जैसे दीपक में बाती जलती है। दीपक में जो बत्ती होती है, एक तरीके से रुई जो डाली जाती है और उसको जलाया जाता है, जैसे वो जलती है वैसे रात भर विरह की अग्नि में मैं जलती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? नागमती कहती है। ठीक है, इसके आगे कापा ही जनावा से, कापा ही है, उसका जो हृदय है वह डर से जो है ठंड से कांपने लगता है। इतनी भयानक ठंड हो रही है। जनावा स्यू, इसका मतलब क्या? इसको जो है एक तरीके से सहा नहीं जा रहा है। क्लियर? जनावा सहू, इस ऐसा जो है इसको सहना जो है मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया है। तो पै जाई होए संग प्यू, तो पै जाई ये तभी बर्दाश्त हो सकता है, संग प्यू जब प्रियतम प्यू जो है संग होगा मेरे। ठीक है, तभी और तभी ये जो सर्दी है ये मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी। घर घर चीर रचा सब काहू, घर घर चीर मतलब सब जो है जितने भी मेरी सखी सहेलियाँ, सब रंग बिरंगे वस्त्र, घर घर अलग अलग घर जिनके सखी सहेलियां हैं, चीर वस्त्र रचा सब कहूँ, अलग अलग रच रच के अलग अलग जो है रंगों के वस्त्र पहन रहे हैं। मोर रूप रंग लागा नाहू, लेकिन जो मेरा रूप रंग है वो तो कौन अपने साथ ले गया है? मेरा जो प्रियतम है, जो पति है, जो रत्नसेन है, वो अपने साथ ले गया है। बोल, इसके आगे लाइनें हैं कि बेसिकली जितना भी घर में जो है सब रंग बच के सज संवर रहे हैं, लेकिन मेरा रूप रंग जो है, मेरा पति जो है, नागमती कहती है कि मेरा पति रत्नसेन अपने साथ लेके चला गया है। यहाँ पे पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, यहाँ पे क्या उन्होंने तो पलट कर, पलटी न बहुरा मतलब रत्नसेन ने पलट कर भी इधर नहीं देखा। गाजो बिछोई, इसका मतलब है कि मैं जो है अब वे फिर से जो है यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। अब वो फिरे फिरे रंग सोई, अब वो क्या है कि मेरा पति जो है वो कहाँ अलग अलग जगह पे जो है फिर रहा है, जगह जगह जो है। अब वो फिरे फिरे रंग सोई, अब वो जगह जगह पे जो है फिर रहा है और मेरा जितना भी जो है तकलीफ़ें हैं वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। सियरी अगिन बिरहनी ही जा रहा, मेरे जो है जगह जगह पे जो है आग जलाई जा रही है, लेकिन मेरे जो दिल की आग है, जो विरह की आग है, वो तो मुझे ही जला रही है। सर्दी से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई जा रही है और मेरे दिल में जो लगी हुई आग है वो तो मुझे ही जला रही है, वो मुझे बचा नहीं रही है सर्दी से। सुलग सुलग दखदे भय सारा, और मेरा जो हृदय है वो उस अग्नि में क्या हो रहा है? सुलग रहा है और मेरा पूरा शरीर उसमें जलने लग गया है।
यह दुख दगध न जानो कंतु, लेकिन ये जो मेरा दुख है ये कंतु मतलब मेरा पति जो है जानता ही नहीं है। यौवन जन्म भरे करे बस मंतु, और जो मेरा यौवन है, जो मेरा जो है जवानी है, वो मुझे क्या कर रही है, मेरा जो विरह है मुझे भस्मंतु भस्म करने पे तुली हुई है। क्लियर। इससे आगे जो है दोहों की बात करते हैं। अब दोहा कौन सा आ रहा है, पियसो कहे संदेशड़ा। यहाँ पे क्या, नागमती जो है किससे कहती है, भौरा एक काग, भौरे और काग को कहती है पिय से कहेयू संदेशड़ा। पिय से मतलब मेरे पति से मेरा संदेशा कह देना। और क्या संदेशा है उसका, सो धन बिरही जरी मुई, जो तुम्हारे विरह में नागमती जर के मर गई, तो ही धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमें लगा है, जिसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। और यहाँ पे एक और वर्णन आ जाएगा, अतिशयोक्ति, कितना बढ़ा चढ़ा के अपने वियोग का वर्णन किया है किसने, नागमती ने। और मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन कितना बढ़ा चढ़ा के किया है। यहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि जरे विरह बाती, यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास में दूभर दुख में आ गया है। क्लियर। इसके आगे जो है दूत बना के किसको भेजा जा रहा है, भौरे और काक को बनाया जा रहा है। भाषा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। छंद चौपाई और दोहा का आ रहा है। ठीक है, चौपाई और दोहा छंद है। और इसमें श्रृंगार कौन सा है, रस कौन सा है, श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग का वर्णन है यहाँ पे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो है अलौकिक शक्ति कैसी है, तो जो नागमती है ये वो लौकिक शक्तियाँ हैं, ये हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, मोह माया का प्रतीक है, जो रतन सेन को रोकती है ईश्वर मतलब पद्मावती को हासिल करने के लिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा पद, जिसमें वो क्या कहती है, पूष जाड़। अब कौन सा महीना आ गया है, पूष का महीना आ गया है। ठीक है, ये सर्दी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जाड़ थर थर तन काँपा, इतनी सर्दी आ गई है कि थर थर उसका तन, उसका शरीर क्या हो गया है, काँपने लग गया है। सूरज जड़ाए लंक दिशी ताप, और सूरज कहाँ चला गया है, दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। दक्षिण दिशा की तरफ चल जाता है तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो हमें फील नहीं होती और ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। बिरही बाढ़ भा दारुण स्यो, इसका मतलब क्या है कि हर प्राणी यहाँ पे काँपने लगता है। विरहणी क्या कह रही है, हे प्रियतम तुम कहाँ हो, इस शीत में तो मैं काँप काँप के मरी जा रही हूँ। कब कब मरो लही हरि पियो जियो, इसका मतलब है काँप काँप के मैं मरी जा रही हूँ, मुझे तो मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। कंत कहाँ हो लागो ही, अरे कंत मतलब कौन, पति तुम कहाँ पर हो, आओ और मेरे हृदय से लग जाओ, मुझे गले लगा लो, तब जाके मुझे चैन मिले। पथ अपार सूझ नहीं नियरे, पथ अपार इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, रास्ता इतना कठिन है कि मैं उस पर चल ही नहीं पा रही हूँ। सौर सुपति आवे जूड़ी, सौर सुपति मतलब कि सौर का मतलब यहाँ जो है रजाई का है। रजाई में भी अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे क्या जूड़ी आने लगती है, ठंड लगने लगती है। जानो सेज हिवंचल बूढ़ी, और जिस सेज पे, जिस बिस्तर पे मैं बैठ के अपनी जो है सर्दी को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि वो हिवंचल, हिवंचल मतलब क्या, हिमालय का स्तर जगह बन गई है, वो बर्फ़ से समान मुझे ठंडी लग रही है। चकई निस बिछड़े दिन मिला, अब यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए, चकई निस मतलब चकई जो है, चकवा चकवी एक जो है बर्ड की जोड़ी कही जाती है, जो दिन में जो है क्या, दिन में मिलती है और रात को बिछड़ जाती है। तो यहीं पे चकई निस बिछड़े, रात को बिछड़ती है, दिन मिला मतलब दिन को मिल जाती है। हो निस बसार विरह कोकिला, और यहाँ पर क्या होता है, और रात भर वो प्यू प्यू की रट लगाए रहती है। इसके साथ साथ जो है ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, जो अपने किससे, प्रियतम से बिछड़ गई हूँ, जिससे मिलने की कोई आस नहीं है। ठीक है, रैन अकेली साथ नहीं सखी, रात को अकेली हूँ मैं, कौन नहीं है मेरे साथ, सखी मेरे साथ नहीं है। कैसे जीव बिछोही पंखी, कैसे मैं जी सकती हूँ, मेरा जो पंखी है, मेरा जो साथी है, वो तो मुझसे बिछड़ गया है, मतलब राजा रत्न सेन उनको छोड़कर चले गए हैं। विरह सचान भवे तन चाड़ा, इसका मतलब क्या है, विरह जो है सचान हो गया है। सचान का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है विरह जो है वो जो है गिद्ध के समान एकदम से जो है निशाचर हो गया है, सचान बाज पक्षी हो गया है वो। ठीक है, जीवत खाए मुझे नहीं छाड़ा, वो जीते जी मुझे नोच नोच के खा रहा है, विरह ऐसा पक्षी हो गया है। विरह का यहाँ पे क्या एक तरीके से उपमा दी गई है, किसकी, बाज की, कि विरह जो है वो क्या बन गया है, एक तरीके से
जो है बाज पक्षी बन गया है और जीवत खाए जीते जी वो मुझे खा रहा है। तो सोचिए मरने के बाद क्या वो मेरा पीछा छोड़ेगा। अब यहाँ पे दोहों की बात करते हैं। नागमती के लिए क्या दोहे यूज़ किया गया है? रकत ढरा मास गरा। यहाँ पे नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मैं इतना रोई हूँ कि मेरे आंसुओं से जितना भी शरीर का रक्त था, जितना भी जो है खून था, वो सारा क्या हो गया? बह गया है। हाड़ भये सब संख, हाड़ गए भये सब संख मतलब कि जब सारा जो है रक्त बह गया है तो मेरी जो सारी हड्डियां है वो शंख के समान सख्त हो गई है। सिर्फ और सिर्फ मेरी हड्डियां ही दिख रही हैं एक एक। धनी सारस होए ररि मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारस की जोड़ी की भांति जो प्रियतम का नाम रटते रटते ही मर जाते हैं। अगर सारस का जो पेयर देखते हो तो एक पेयर अगर मर जाता है दोनों में से कोई भी एक, तो दूसरा जो है उसका नाम रटते रटते नाम लेते लेते ही मर जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा हाल भी वैसे ही हो गया है। मेरा जो प्रियतम है रतन सेन वो मुझसे दूर हो गया है और मैं भी जो है उसका नाम लेते लेते ही मर जाऊंगी। क्लियर? इसके साथ साथ आई समेटो पंख, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रियतम है रत्नसेन है वो आके जो मेरे पंख हैं वो समेट ले, मुझे समेट ले, मेरे शरीर को समेट ले और मुझे बचा ले किसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अलंकार कौन से यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जो है विरह सहचान में जो है क्या यूज़ किया गया है? रूपक अलंकार यूज़ किया गया है। बाज रूपी जो है विरह है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अवधि भाषा का है जानू सेज हिमंचल। इसमें जानू का क्या मतलब है? ज़बरदस्ती वो जान रही है, समझ रही है, उसकी सेज क्या है? हिमंचल हो गई है। हिमांचल मतलब हिमालय पर्वत के बर्फ़ के समान ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर? इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड जो है लागू माह परे अब पाला। अब कौन सा जो है महीना लग गया है? माघ जो है महीना लग गया है, स्टार्ट हो गया है। माघ में ठंड और ज़्यादा पड़ जाती है और पाला पड़ने लगता है। शीत जो है एकदम से बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, बर्फ़ ओले वगैरह गिरने लगते हैं, पाला पड़ना। इसके साथ जो है ये प्रारंभ हो गया है विरह काल भय जड़ काला। अब जो इससे प्रारंभ होते ही पाले का प्रभाव दिखने लगता है। नागमती कहती है कि मेरे लिए जाड़े के ये दिन जो है विरह मृत्यु के समान है, जड़ काला काल के समान है, मृत्यु के समान है। इसके साथ पहल पहल तन रुई सो झापे। पहले पहले तो हम अपने शरीर को किससे जो है कवर कर लेते थे? कैसे कपड़े पहनते थे? रुई वाले, ठीक है, कपड़ों में जो है अपने शरीर को ढककर रहते थे, रुई के कपड़ों में। हल हल अधिकायो ही कापे। अब क्या हो गया है? अब तो ये कपड़े भी जो है हमारे शरीर को जो है कपी छूट रही है। ये कपड़े भी हमें सर्दी से बचा नहीं पा रहे हैं। आई सूर होए तप रे नाहा। अब क्या हो गया है? आई सूर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब क्या आ गए हैं? अब जो है इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है कि सूर्य का मतलब क्या? सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ। कौन? प्रियतम रत्नसेन जो है, तुम मेरे पास क्या बन के पहुंच जाओ? सूर्य की गर्मी बनकर। ते ही बिन जाड़ न छूटे माहा। तुम्हारे बिन तो ये मेरा जो जाड़ है, जो सर्दी है, मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एह मास उपजे रस मूलो। ये इस मास में जो है क्या होता है? बेसिकली रस जो है एक तरीके से पौधों वगैरह में भर जाता है। पानी जो है बहुत ज़्यादा शीतलहरी आती है ना, जो एक तरीके से ओस की बूंदें, तो इसमें जो है पेड़ पौधों में क्या रस उत्पन्न होता है। तो यही जो माघ का महीना ये रस का मूल उत्पन्न करता है, आधार जो है होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये भाव क्या है? तू सो भवर मोर यौवन फूलो। और इसी से जो है, इसी रस से जो है मेरा जो यौवन है वो जो है फूल गया है, और अब आके तुम जो है इसको जो है ले लो। और यहाँ पे जो है भ्रमर का जो रोल अदा करेगा, जो रस चूसेगा, वो कौन करेगा? रतन सेन करेगा। नैन चूहू जस माहुट नीरो। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो नैन है वो जो है कैसे चू रहे हैं? कंटिन्यू जो है बरसते जा रहे हैं, उससे आंसू जो है आ रहे हैं। मेघों की वर्षा की झड़ी जो है लगी पड़ी है। चूहू का मतलब क्या? चूना, ठीक है। बारिश हो रही है कंटिन्यू मेरे आँखों से। ते ही जल अंग लाग सर चीरू। और उसकी इतनी बारिश हो रही है, इतने मेरे आँखों से जो है आंसू आ रहे हैं कि मेरे शरीर पे जितने भी कपड़े थे वो चीरू का मतलब कपड़े सारे जो है क्या हो गए? भीग गए हैं, ठीक है। अब सर्दी है, ऊपर से जो है माघ का टाइम चल रहा है, शीतलहरी चल रही है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है और उसके सारे कपड़े भीग गए हैं। हवा चल रही है तो उसकी सर्दी कम होगी कि और बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी। टूट बूंद पर ही जस ओला। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बूंदें हैं ये टूट टूट के ओले के समान जो है वो नीचे पड़ रही हैं। विरह पवन होई मार झोला। और इसकी वजह से पवन रूपी विरह जो है और तेज़ी से जो है झकोरे मारता है और मेरी जो ठंड है वो जो है और ज़्यादा बढ़ा देता है। केही के सिंगार को पहिर पटोरा।
अब ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में कोई भी हार, कोई भी श्रृंगार जो है, कोई भी वस्त्र जो है, मैं इसको धारण करने लायक नहीं बची हूँ। गी नहीं हार की रही हुई डोर, मैं गले में हार भी पहनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद उस हार की पतली सी जो डोरी होती है उसी के समान पतली हो गई हूँ तुम्हारे विरह में। इसके आगे चलते हैं। जो दोहा है, तुम बिन कंता धन हरेऊ तन तनुवर बा डोल। यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ नागपति कहती है, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे विरह में सूख कर बिल्कुल किसके तनुवर, तनुवर, तन जो है शरीर मेरा, तनुवर तिनके के समान हो गया है। एक पतला सा छोटा सा तिनका घास का होता है ना, उसके समान जो है किसका शरीर हो गया है? नागमती का शरीर हो गया है। और वो एक हवा चलते ही डोल जाता है। तेही पे विरह जराई के, और इस पे भी क्या है? इस शरीर पे भी जो है किसका जो है इस तरीके से और ज़्यादा जो है दुख आ रहा है। विरह जराई के चाहे उड़ाए झोला, इस पे विरह मुझे जलाकर राख कर देना चाहता है और हवा मुझे उड़ा देना चाहती है। सोचिए कितना जो है, कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के उनके विरह का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। अतिशयोक्ति अलंकार ही है गिर डोरा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अनुप्रास अलंकार है, पहिर पटोला, उपमा अलंकार नैन नीरू में है। इसके साथ रूपा है विरह पवन, विरह रूपी पवन जिसमें कहा जाता है ना। इसके आगे चलते हैं। फोर्थ पे नेक्स्ट पे जो है क्या है? अब कौन सा महीना आ गया? फागुन का महीना, जिसमें फाग खेला जाता है, होली वगैरह रंग खेले जाते हैं। अब उसकी जो है तैयारी शुरू हो जाती है। फागुन पवन झकोरे बहा, इसका मतलब क्या है? फागुन का महीना शुरू हो गया है, हवा जो है झकझोर कर बहुत तेज़ी से चल रही है और यहाँ पे शीतलहरी का भी समय शुरू हो जाता है। चौगिन शिव जाय किम सहा, अब जो है नागमती क्या कहती है कि उसका जो दुख है वो 4 गुना बढ़ गया है, विरह जो है। क्यों? क्योंकि फागुन का महीना आ गया है। एक तो सब जो है अपने प्रियतम के साथ फाग खेल रहे हैं, इसके साथ जो है हवा जो है बहुत तेज़ी से जो है झकझोर से चल रही है, शीतलहरी चल रही है। तो मेरा जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तन जैसे पियर पात भा मोरा, और मेरा शरीर जो है कैसे हो गया है? पियर, पीला हो गया है। पात पत्ते के समान, पीले पत्ते के समान पीला पड़ गया है मेरा शरीर। विरह न रहे पवन होय झोरा, और ऐसा क्या लग रहा है? विरह पवन उसके शरीर को झकझोर रहा है। जब भी विरह की रूपी हवा चल रही है, पवन चल रही है, तो उसका शरीर पीले पत्ता जब बिल्कुल सूख जाता है तो कैसे पूरा हिलता डुलता रहता है, वैसे ही जो है उसका शरीर हिल डुल रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढाका, और इसका क्या मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि इस मास में पेड़ों के पत्ते जो है झरे झरे पूरे झड़ते जाएंगे, वे बिना पत्तों के ही हो जाएंगे, वन पूरे ढाके के बिना हो जाएंगे। ढाकों के बिना मतलब पत्तों के बिना हो जाएंगे। भई अनपत फूलों पर शाखा, अब इसका मतलब क्या है? भई अनपत, बिना पत्तों के फूलों पर शाखा, जितनी शाखाएं हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, वो बिना पत्तों के हो जाएंगी। करहे बनाफित कीने हुलासा, ऐसा लग रहा है कि फूल वाले पौधों पर नई कलियां आ रही हैं। इस प्रकार वनस्पतियां उल्लासित हो रही है। जब नए पौधे आएंगे, नई जो है कलियां खिलेंगी, तो क्या हुलासा मतलब उल्लासित हो गई हैं। मोह कहे भाग जग दून उदासा, और मुझे जो है ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें जो है जो उदासी है और उनको देखकर मेरी दुगनी हो गई है। दून उदासी मतलब दुगनी हो गई है मेरी उदासी। फाग करे सब चाचर जोड़ी, यहाँ पे क्या है? इस मास में सभी चाचर जोड़ी पहन कर नृत्य कर रही। चाचर जोड़ी बेसिकली पाजेब वगैरह को, झांझर को कहते हैं। सब जो है उसको पहन के क्या कर रही? नृत्य कर रही हैं। मोहे जिहे लाए दीनी जस होरी, मुझे कैसा लग रहा है कि मुझे जो है इस प्रकार जो है विरह में जलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फाग खेल रही हैं लेकिन मैं नहीं खेल पा रही हूँ। मैं होली जो है होलिका की तरह क्या मेरा हृदय जो है जल रहा है। जो पे हिय जरत अस भावा, और मेरा जो प्रियतम है वो मुझसे दूर है, जिसकी वजह से मेरा जलना जो है स्वाभाविक हो गया है। जरत मरत मोहे रोष न आवा, इसमें जो है इतना जो है एक तरीके से मेरा शरीर जो है जलना पसंद हो रहा है। मेरा यदि मेरे प्रियतम को ये पसंद है कि मैं जलूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। रातों देवस यह मन मोरा, रात दिन जो है मैं उस अग्नि में जल रही हूँ। लागो कंत सार जाऊँ तोरा, और अगर मेरे प्रियतम को दिन रात मेरा जलना पसंद है तो मैं इसमें भी खुश हूँ। अब आगे जो है चलिए किसकी बात करते हैं? दोहों की बात करते हैं। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यहाँ पे नागमती क्या कहती है कि मेरा इस शरीर को जला कर राख कर दो और पवन को बोलो, कहो पवन को कहो कि उड़ाए, वो उड़ा के उस राख को लेके जाए। और कहाँ लेके जाए? मकुते ही मार्ग,
मकु मतलब मुझे ते ही मार्ग, उसी के मार्ग में जो है उसके होई पैरों परों के नीचे जो है लेकर आए। कंत धरो जो पाओ, जहाँ पे मेरा कंत मेरा जो रतन सेन है वो पैर रखेगा वहाँ पे मुझे उसके सामने बिछा दे, ताकि उसके पैरों को रखने से मैं उसको टच कर सकूँ, उसे फील कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे इसके चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी की व्यथा का चित्रण कैसे अपने शब्दों में कीजिए। तो अगहन मास में क्या होते हैं, सबसे पहला क्या था, दिन छोटे होते जाते हैं और रातें क्या होती है, बड़ी होती जाती है, जिसके लिए लंबी रातें काटना जो है नायिका के लिए क्या हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। वो अकेले कैसे रातें काटेगी, वियोग की पीड़ा तो और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नागमती को दिन भी रात के समान ही प्रतीत होता है, क्योंकि दिन भी उसमें उसके पास कोई नहीं है, रात को भी उसके पास कोई नहीं है, वो अकेली ही है बेचारी। इसके साथ क्या होता है, अगहन मास में क्या होता है, ठंड जो है उसके हृदय को कपाने लगती है। ठंड जो है प्रियतम के बिना क्या नहीं होती है, झेली नहीं जाती है, उससे बर्दाश्त नहीं होती है। और ये हम तभी बर्दाश्त कर सकते हैं जब क्या हमारा प्रियतम हमारे पास हो। अन्य स्त्रियों, और तीसरी चीज़ क्या होती है, अन्य स्त्रियाँ तो अपने प्रियतम को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, जो है उनको जो है अपने पास लाने की कोशिश करती है, लेकिन नागमती का तो जो पूरा रूप सौंदर्य जो है कहाँ चला गया, रतन सेन के साथ चला गया है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि जगह जगह आग जलाई जाती है शीत से बचने के लिए, लेकिन जो विरहिणी है, जो नागमती है, उसके लिए तो उसके अंदर ही विरह की आग जल रही है, जो उसको क्या जलाए जा रही है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन। जियत खाए, नागमती क्या कहती है कि विरह रूपी बाज जो है, विरह का बाज जो है वो मुझे जो है नोच नोच कर खा रहा है। यह विरह रूपी बाज मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, मुझ पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए है, जीते जी खा रहा है, ये तो मेरा पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। विरह दशा ऐसी है कि जिससे नागमती क्या तंग आ चुकी है, नागमती इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब वह मरे जा रही है अकेले काँप काँप के। नागमती का पूरा शरीर का रक्त जो है बहता चला जा रहा है उसके आंसुओं के जरिए। ठीक है, उसके आंसुओं के जरिए उसका सारा मांस जो है गल चुका है, हड्डियां जो है शंख के समान जो है हो गई हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रट लगा रही है, प्रिय प्रिय की। और उसके प्रिय कौन है, रतन सेन है। वो ऐसी दशा में आ गई है जहाँ पे जो है मरणासन मतलब कि मरणासन मतलब मरने वाली स्थिति में वो पहुंच चुकी है, जहाँ पे वो क्या कहती है कि मेरा प्रियतम आए और मुझे मेरे पंखों को समेट ले। अगला क्या है क्वेश्चन, माघ महीने में विरहिणी की क्या अनुभूति होती है। सबसे पहला, माघ महीने में जो है शीत क्या होती है, एकदम चरम पर होती है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे आजकल पड़ रही है। अब पाला पड़ने लग जाता है माघ महीने में, जो है जाड़े में विरह को क्या और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है। विरह जो है एकदम से झेलना जो है मृत्यु के समान हो जाता है, उसको जो है अपने प्रियतम से क्या दूरी जो है बर्दाश्त नहीं होती है। पति के लिए जो है माघ मास का जाड़ा जो है उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। नायिका को पता है कि बिना पति के जो है इस जाड़े से मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। प्रिय मिलन से की इच्छा जो है उसके मन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। माघ मास में वर्षा होने लगती है, जैसे कि आजकल हो रही है ना। तो इस वर्ष इसकी वजह से जो उसके आंखों से जो है दुख के एक तो आंसू बह रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े जो है भीग गए हैं। अब वो जो है कपड़े क्या उसे चुभने लगते हैं बाढ़ की तरह, और वो रेशमी वस्त्र नहीं पहन पा रही है, उसके गले में वो हार नहीं पहन पा रही है। क्यों? क्योंकि खुद सूख कर उस गले के जो हार है उसके जो है रेशम की डोरी के समान पतली हो गई है। ठीक है, और इसीलिए वो कहती है कि ये जो विरह है ये मुझे जला दे और उड़ा के ले जाने पे तुला हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं, इससे विरहिणी का क्या संबंध है। सबसे पहले कौन सा माह है, फागुन मास है। फागुन मास में जो है वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके जो है गिर जाते हैं, इसमें विरहिणी का क्या संबंध है। जब वो देखती है कि पत्तियां जो है गिर रही हैं, नई नई कोपलें आ रही हैं, तो उसकी जो उदासी है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है उसकी उदासी। क्लियर, उसकी जो आशाएं हैं पत्तों के समान झड़ती चली जा रही हैं। जो उसकी उम्मीदें थी कि मेरा जो प्रियतम है वो वापस चला जाएगा, जैसे जैसे पत्ते झड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो उसकी उम्मीदें हैं वो झड़ती चली जाती हैं। विरहिणी का जो शरीर है वो खुद जो है पत्ते के समान क्या पीला पड़ गया है। उसको ऐसा लगता है कि उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार है। ठीक है, फागुन मास के अंत में वृक्षों पर नए पत्ते और फूल तो आ जाते हैं, पर विरहिणी के जीवन में खुशियाँ तो लौट के नहीं आती है ना। अभी उसका प्रियतम तो आया नहीं है, तो वो जो है उन खुशियों से क्या है, वंचित है अभी भी।
चलिए आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या। अब जो है 4 जो है उसमें पॉइंट्स में पंक्तियाँ दे रखी है। सबसे पहला क्या है, पियोसो कहियो संदेशड़ा। अब यहाँ पे विरहणी नागमती क्या कहती है, ए भौरा ए काग ए भौरे और काग पियो से दियो संदेशना, मेरा जो प्रियतम है उससे मेरा संदेशा दे देना, ऐसा आग्रह करती है। ठीक है, वह क्या कहती है, सो धरनी बिरह जारी मुई तेहुका धुआं हम लाग। वो कहती है कि राजा रत्नसेन से जाकर कहना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह में, सो धनी बिरही जरी मुई, कि वो जो विरहिणी थी, तुम्हारे जो विरह में तुम्हारी पत्नी जल के मुँह गई, मर गई। तेहिक धुआं हम लाग, और उसका जो धुआं था वो उठ के हमें लागा है और हमारा रंग जो है वो काला हो गया है, क्योंकि भौरा और कौवा दोनों काले होते हैं। और इसमें क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, ऐसा होता थोड़ी ना रियल में। क्लियर, तो अतिशयोक्ति अलंकार का एक तरीके से प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रक्त ढरा मासु गरा हाड़ भय सब संग। इसका मतलब क्या है, विरहणी नायिका जो है नागमती कहती है कि विरह के कारण मेरा जो शरीर का सारा रक्त है, रक्त ढरा मतलब सारा रक्त जो है ढर गया, गिर गया, बह गया मेरे आँखों के जरिए, इतना मैं रोई। ठीक है, हाड़ भय सब संग, और इसके साथ साथ मेरा शरीर का सारा मांस जो है गल चुका, मासु गरा मतलब सारा मांस जो है गल चुका है। हाड़ भय सब शंख, और जितनी भी हड्डियां हैं वो शंख के समान हो गई हैं, बिल्कुल शंख के समान सामने से ऊपर दिख रही हैं। धनी सारस होए रही मुई आही समेटो पंख, और मेरी जो हालत है वो कैसे, सारस की जोड़ी की भांति मेरी हालत हो गई है। जैसे एक सारस जोड़ी में जो है एक मर जाता है, एक नहीं रहता है, तो दूसरा जो होता है उस कपल का, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम का नाम लेते लेते मर जाता है, रोते रोते। और यहाँ पे मेरी हालत भी वैसी हो गई है कि तुम मेरे पास नहीं हो, इसीलिए जो है तुम्हारा नाम ले लेके जो है मैं मरणावस्था, कौन सी अवस्था, मरणावस्था तक पहुँच गई हूँ। और मेरे भी जो है अंतिम समय आ गया है, तुम आओ। और जैसे सारस के पंख जो है गिर जाते हैं मरने के बाद, वैसे ही आकर तुम मेरे पंखों को समेट लो। ठीक है, तीसरा क्या है, तुम बिन कंता धनी हरुई। इसका क्या मतलब, विरहणी नायिका अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए कहती कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मैं विरह में सूख कर, तुम बिन कंता धनी हरुई तन तरुवर बाहर डोल, कि समान दुबली पतली, तिनके के समान जो है दुबली पतली हो गई हूँ। मेरा शरीर वृक्ष की भांति हिलता डुलता रहता है, जैसे ही पवन चलती है एक तरफ से, मैं उसी की तरफ, उसी फ्लो में आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा शरीर इतना जो है पतला हो गया, दुबला हो गया, तिनके की तरह कि उस पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है। तेही पर विरह जाराई के, और इस पे भी क्या है, इस पे भी विरह जो है आग मुझे जलाकर, जराई के जलाकर राख बनाना पे तुली है। चाहे उड़ाए झोला, और इस राख को उड़ा देना चाहती है, अर्थात मेरा अस्तित्व ही ये मिटाने को तत्पर हो गई है हवा। चलिए चौथा चलते हैं, यह तन जारो झार के काहो के पवन उड़ाए। अब नागमती त्याग भावना से व्यंजित करते हुए कहती है कि अब मैं त्यागने को तैयार हूँ। और क्या त्याग है, कि वो अपना शरीर त्याग देगी। वो कहती है कि पति के लिए मैं अपना पूरा शरीर जलाकर राख बना दूंगी, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। चाहे उड़ाए झोला, और इसके बाद पवन जो है मेरे शरीर को, राख को उड़ा कर ले जाएगी। कहाँ पे बिछाएगी, देखो, महुक तेहिक मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते में, तेहिक उसके ही, तेहिक मतलब रत्नसेन के जो है परों में, उसके मार्ग में बिछा देगी। कंत धरो जहाँ पाओ, जहाँ मेरा कंत, मेरा प्रियतम जो है पैर रखेगा, और इसी के जरिए मैं अंतिम बार उसके चरणों को स्पर्श कर पाऊंगी, छू पाऊंगी। क्लियर, इसके आगे चलते हैं। प्रथम 2 छंदों में से अलंकार लिखिए और उससे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले 2 छंद जो हैं वो क्या है, सियरी आंगन, यहाँ पे जो है चलते हैं। पहला 2 छंद जो है कहाँ गए, इसी पे ही चलते हैं, यहीं से ही आपको बताऊंगी मैं। पहले जो छंद है वो कौन से हैं, चियरी आंगन बिरही ही कारा, सुलग सुलग दखते दह भारा, यही है ना। तो इसमें जो है क्या है, इसमें जो है अग्नि को सियरी ठंडी बताने में विरोधाभास अलंकार है। अब सोचिए अग्नि क्या ठंडी हो सकती है ना, तो कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास, विरोध है, अग्नि कभी शीतल ही नहीं होती है। अब इसके आगे क्या है, दूभर दुख, अगली लाइन क्या है, यह दूभर दुखद न जाने गन, तो दूभर दुख अनुप्रास अलंकार है, द वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद आगे क्या है, किम काड़ों में जो है क्या है, फिर से जो है क की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। घर घर में क्या है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, 2 वर्ड जो है एक ही बार में आए हैं। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्लियर, इसके आगे जो है अगर मैं बात करूं
कि इसमें जो है सारे अलंकार हो गए। जिय जरा में अनुप्रास अलंकार है, सुलग सुलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जरे जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, इसमें भी कौन सा अलंकार है? ज्यों, ज्यों में कौन सा अलंकार आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ठीक है, तो ये सारे अलंकार आपको पता चल गए। अब इसके साथ जो है अगला चलते हैं कि अगला जो दूसरा पद है उसमें कौन कौन से अलंकार हैं। दूसरा पद कौन सा है? विरह सचान, विरह सचान, विरह किसके उसके बराबर है? सचान के, बाज के बराबर है, तो रूपक अलंकार है ना। विरह सचान, विरह को बाज के रूप में दर्शाया गया है। रक्त शंख में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। रंग शंख यहाँ तक पूरा जो है। रक्त ढरा मास गरा हार भय सब शंख, मतलब रक्त जो है हमारे शरीर से सारा निकल जाएगा तो हम जीवित रहेंगे, ये बात बोलने के लिए भी। तो क्या है? विरह का अतिशयोक्ति वर्णन है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। सौर सुपेति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके साथ कप कप, कप कप मरो ले ही हरि जो, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इन दोनों पदों में पता चल गया है आपको कि कौन कौन से जो अलंकार है या काव्य सौंदर्य पे टिप्पणी। क्लियर? ये दोनों चीज़ें हो गई, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसके साथ जो है आपके क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। इस वीडियो के लिए में इतना ही है, सिर्फ पद्मावती के बारे में आपको पढ़ाना था। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए सॉरी। लाइक